गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज क्या देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन देख लीजिए पहले कि भारत का पूर्वी तट इसके पश्चिमी तट की अपेक्षा चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। क्वेश्चन है क्यों, और हिंद महासागर की तटीय संरचना ऐसे चक्रवातों के जनन में क्या भूमिका निभाती है। तो यह क्वेश्चन हो गया। इसको समझने के लिए आज हम लोग मैप का उपयोग करेंगे और मैप से देखेंगे ताकि यह याद हो जाए और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इसको लिखने में और मैप भी ड्रॉ करने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले यह टॉपिक किस चीज़ का है, तो यह टॉपिक ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में ये यूनिट किसके, तो बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उसमें जीएस पेपर 2 है, उसमें ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा वेटेज है। तो देखते हैं सबसे पहले भारत का मैप है। तो आइए चलते हैं भारत के मैप पर। ये है अपना भारत और भारत में देखिए ये है इंडिया है, तो यही पेनिनसुलर इंडिया है जिसमें गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का तट है। इधर ये बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरेबियन सी है। क्लियर है। और सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वी तट, तो पूर्वी तट आपका ये पूर्वी तट हो गया जिसमें कौन कौन आएंगे, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट आते हैं। वहीं पश्चिमी तट में तो गुजरात, मुंबई, यहाँ पर छोटा सा गोवा होगा, कर्नाटक, केरल और इसी तरह छोटे छोटे जो यूटी हैं, यहाँ पर आपको 2 यूटी है जो अभी मर्जर हो गया है। कौन कौन, दमन दीव और नागर तथा हवेली। और इसी तरह एक पुडुचेरी है जो इसका पूर्वी में, यहाँ पर भी पुडुचेरी तमिलनाडु में है। और यह नाम माहे कराईकल, तो कराईकल भी तमिलनाडु में है। माहे कहाँ है, तो केरल में है। और यह नाम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। क्लियर, यही भारत का मैप है। अब देखिए इतना बड़ा क्षेत्र पूर्वी तट और पश्चिमी तट, और यह एरिया कितना है, इधर पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम में लक्षद्वीप, और पूरा ये भारत की तटीय रेखा लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में अधिक चक्रवात क्यों आती है। क्वेश्चन अब बताते देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि जो चक्रवात है इनकी प्रकृति कैसी होती है, यह चलते कैसे हैं, तभी ना पता होगा कि पूर्वी तट क्यों अधिक है, इसके लिए वनरेबल है और पश्चिमी क्यों कम है। तो देखते हैं। यह देखिए हाल ही में एक साइक्लोन जो आने वाला है, ये उसका पिक्चर है। अब यह कैसे मूवमेंट कर रहा है, इसके बीच का ये आँख हो गया और इसके मूवमेंट की रफ्तार इस तरह से है। इसी तरह से ये साइकिल में चल रही है। यानी ये कैसे चलती है, तो हवाएं दूर से आएंगी और इसके केंद्र की तरफ इस तरह से जाना चाहेंगी, क्योंकि केंद्र में लो प्रेशर और चारों तरफ हाई प्रेशर है, अतः यही हाई प्रेशर से हवाएं इसके केंद्र की तरफ जाती हैं। क्लियर है। और यह चल कैसे रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्या चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस तरह से, लेकिन यह चक्रवात कैसे चल रही है, इस चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब जिस कारण क्या होगा, जब कोई चक्रवात आता है भारत पर तो यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न ही होगी, कोई चक्रवात पूरब से ही आएगी, तो क्या होगा कि यह चक्रवात भारतीय तटों से दूर होते चले जाएगी जी। लेकिन फिर भी यह भारत का जो क्षेत्र है पेनिनसुलर इंडिया, यह इसका तट, यह भारत निकला हुआ है समुद्र में, जिस कारण पूर्वी तट पर अधिक तूफान आते हैं। वहीं पश्चिमी तट, यह पश्चिमी तट है, यह क्यों बच जाएगा, क्योंकि और कोई पश्चिमी तट पर कोई किसी तूफान का हिट करना है तो उसके लिए तो किसी भी तूफान को यहाँ सर्कुलेट होना होगा या यहाँ, लेकिन जब वो यहाँ पर उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वह पूर्वी तट से ही टकरा जाएगी। और पश्चिमी तट पर वो कैसे टक्कर मार सकती है, वो बहुत कम ही चांस है। वो भी ऐसा क्रिएट हो जाए कि कोई लो प्रेशर क्रिएट हो गया और दाब, और यहाँ पर तूफान सक्रिय हो गया, और इसके तुलना में अधिक लो प्रेशर इस थार डेजर्ट इसको आकर्षित करने लगे, तब ये क्या होगा, तूफान अपने मार्ग से भटक जाएगी और भारतीय तट को हिट करेगी। लेकिन ऐसा कभी बिरले ही हो पाती है। तो आगे देखते हैं। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट आ गया है, अब वो देखते हैं कैसे इसको लिखा जाए। तो आ गए हम लोग मुख्य पेज पर। तो यहाँ क्या देखेंगे, देखिए भारत प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवातों तथा भूस्खलन के लिए सुभेद है। और अध्ययन से क्या पता चला है कि प्राकृतिक आपदाओं से भारत तथा राज्य सरकार के कुल राजस्व का 12% तक की क्षति हो जाती है। यद्यपि भारत का संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ही प्रभावित है।
क्यों? क्योंकि भारत की जो भूमि है यह ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही प्रायः मुख्य रूप से पड़ती है। अब कुछ कहेगा 23 डिग्री के बाद तो शीतोष्ण क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन जो भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है जिसके कारण साइबेरिया की ठंडी हवाएं न आ पाती है, जिससे पूरा का पूरा जो उत्तर का भारत का मैदान है वो वहाँ का भी क्लाइमेट ट्रॉपिकल ही क्लाइमेट हो रह पाता है। क्लियर है? और परंतु पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक सुभेद्य हैं, अधिक वल्नरेबल हैं। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है तथा इसी काल में अरब सागर में विकसित चक्रवातों का 25% ही पश्चिमी तट को पार करता है। अब इसके क्या क्या कारण हैं तो देखिए, सागरीय सतह का तापमान सबसे पहला कारण। इससे क्या होगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 25 से 37 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। अब यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करती है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल मिलता है। अब ऐसा कैसे होगा? अब आगे देखिए, चूंकि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है। अब पूछेगा ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, यह भारत है, इस पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर है यह खुला सागर है, वहीं बंगाल की खाड़ी यह स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है। कैसे कि यहाँ तक बर्मा है, फिर उसके बाद में यह जावा, सुमात्रा आदि आइलैंड शुरू होते हैं, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिस कारण यह यहाँ पर श्रीलंका है, जिस कारण यह अरब सागर की अपेक्षा बंद सागर है और इसीलिए यह बंगाल इसका नाम ही है। यह बंगाल की खाड़ी है, वहीं अरब सागर इसका नाम है। इसी कारण कि यहाँ पर जब बंद है तो तापमान और पहले अरब सागर की तुलना में पहले यहाँ की तापमान बढ़ जाती है, अतः क्या होगा तो चक्रवातों की उत्पत्ति यहाँ पर अधिक होगी। दूसरा, वायु गति में परिवर्तन। यह क्या होगा? यह दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज यानी इस सतह के समानांतर चलेगी हवाएं, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्षैतिज वायु संचलन अक्षांशों के साथ वायु की गति में परिवर्तन तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के साथ वायु की गति में परिवर्तन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है। साइक्लोन या देखिए चक्रवात, भारत में इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लोन, यानी कि हिंद महासागर में आने वाले तूफान साइक्लोन कहलाएंगे। इसी तरह अमेरिकी तट से जो टक्कर मारते हैं, जो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफान या कुछ प्रशांत महासागर, इसका क्या नाम होता है? उसको हरिकेन कहा जाता है। और साउथ चाइना सी यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले तूफान, उनका क्या नाम है? उनका नाम टाइफून होता है। तो हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी हिंद महासागर के चक्रवात यानी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, अतः यह अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में क्या होगा? क्षेत्र में निम्न होगा। और लवणता सैलिनिटी देखिए, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक नदियां अपना जल प्रदान करती है, अतः बंगाल की खाड़ी का पानी अरब सागर की अपेक्षा कम लवणीय है, जिसके कारण क्या होगा? बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की तुलना में कम होगी, अतः यहाँ वाष्पीकरण की दर तीव्र होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारा नदियाँ अपना जल गिराती हैं, जैसे पूरे भारत के पूर्वी घाट की नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वैगई और इरावदी, साल्वीन, सबके नदी जल, सारे के सारे नदियों का जल कहाँ आता है? तो बंगाल के खाड़ी में ही आता है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में जब मीठा जल ऊपर है उसके सतह पर तो वाष्पीकरण अधिक होगा। दक्षिणी चीन सागर यानी बंगाल की खाड़ी के पूर्व की बात हो रही है। तो जैसे चलिए फिर से मैप पर चलते हैं। हाँ, यह मैप देखिए, यहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी है और यह साउथ चाइना सी है, और इसके बाद में कौन आएगा? यह तो यहाँ प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी जो तूफान उत्पन्न होते हैं यानी कि यहाँ पर जो टाइफून आते हैं वो प्रायः चाइना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर सिंगापुर है आदि देशों को हिट करते हैं, और इनके जो अवशेष होते हैं वह इस तरह से कहाँ आ जाएंगे? तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। अतः यह भी तूफान बंगाल की खाड़ी होते हुए भारत के पूर्वी तट को
हिट करते हैं, जिस कारण यहाँ पर तूफानों की बारंबारता बढ़ जाती है। और ऐसी कोई भी स्थिति अरब सागर के लिए नहीं है कि यहाँ पर अधिक से अधिक कहीं से अलग से तूफान आए और अरब सागर में होते हुए भारत के पश्चिमी तट को हिट करे। इस तरह की तो यहाँ पर कंडीशन न बन पाती है, जिस कारण पूर्वी तट पर अधिक तूफान आती है और पश्चिमी तट पर कम तूफान यानी कि कम चक्रवात आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है चक्रवातों की दिशा दिशा यानी कि वह किधर जाना चाहती है। जैसे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल विभाग, देश का हेड ऑफिस कहाँ है तो पुणे में है यह। अरब सागर में उत्पन्न चक्रवातों की दिशा प्रायः उत्तर पश्चिम होती है। जो अरब सागर में उत्पन्न तूफान होंगे, उनकी चक्रवात होंगी, उनकी दिशा कहाँ होगी तो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर कहाँ हो गया, ये मान लेते हैं अगर यह, तो यही ना किसी मैप में इस तरह का निशान आता है, यानी ऊपर उत्तर है और पश्चिम की बात हो रही है तो पश्चिम, यानी कि यहाँ पर तूफान उत्पन्न होंगे। क्लियर। अब क्या होगा, अतः वे भारत के मुख्य भूमि से क्या होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज इनकी दिशा होगी तो क्या होगी, तो यह भारत की मुख्य भूमि अगर यह है तो इससे दूर ही नहीं जाएगी, इस तरह से राउंड करेगी तो यह भारतीय मुख्य भूमि से दूर चली जाएगी। हिंद महासागर की तटीय संरचना की चक्रवातों की उत्पत्ति में भूमिका। जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर के मुकाबले अधिक स्तरीकृत है। पूर्वी तट पर पश्चिमी घाट की तरह ऊंची तथा सतत पर्वत श्रृंखला का अभाव है, यह भी एक कारण है। यह भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पश्चिमी घाट है, हम लोग जानते हैं कि एक कगारनुमा है और यह सततवाही पहाड़ है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। वहीं जो पूर्वी घाट है वो कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महान बहुत सारी नदियों ने इसको बहुत भीषण तरीके से अपरदित कर दिया है, जिस तरह से यह कहीं कहीं और यहाँ पर चौड़ी चौड़ी घाटियाँ बन गई हैं और डेल्टा का निर्माण हुआ है, जिससे मैदानों का निर्माण हो चुका है। लेकिन पश्चिमी घाट में इनका अभाव है, जिससे मुख्य भूमि में जो समुद्र से आने वाले चक्रवात हैं वो जल्द ही इंटर कर जाते हैं। अतः अवरोध की अनुपस्थिति में चक्रवात की उग्रता अधिक होती है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में लवणता की मात्रा कम होने के कारण सतह का जल आसानी से ऊपर उठ जाता है। हम लोग जानते हैं कि सलाइन जल लेट से गर्म होगा और शुद्ध जल जल्दी गर्म होगा, अतः जल्दी वाष्पीकृत होता है। पूर्वी अफ्रीका में पर्वतों की उपस्थिति के कारण, पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है तो देख लेते हैं पूर्वी अफ्रीका। आ गए हैं फिर से हम लोग मैप पर, और पूर्वी अफ्रीका यही क्या है तो सोमालिया है, यानी इसको क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश कौन कौन आते हैं, सोमालिया, कीनिया, इथियोपिया और जिबूती, और यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है तो यही पूर्वी अफ्रीका है। यहाँ पर तंजानिया है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो किलिमंजारो है और सोमालिया में पठार भी है, जिस कारण क्या होगा कि हवाएं उस तरह से यहाँ पर क्रिएट न हो पाती हैं और रुद्ध हो जाती हैं, जिससे अरब सागर में कम साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। और साइक्लोन अगर उत्पत्ति भी होगी तो इनका दिशा कैसे होगा, तो इनका दिशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, ये भारत की मुख्य भूमि यह है तो यहाँ से ये लोग दूर भाग जाएंगे। क्लियर है। लेकिन जब भारत के कोई पूर्व में उत्पन्न होगा कोई, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते चलाएगा जब तो भारतीय तट को ये हिट कर देंगे। लेकिन यह इधर इसी तरह से पश्चिम की तरफ ही तो सारी साइक्लोन चलेंगी, तो भारतीय तट से दूर होगा, और पूर्वी तट है तो अतः भारत में पूर्वी तट में अधिक साइक्लोन आएगी। क्लियर है। आगे देखते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में हम देख लिए कि पर्वतों की उपस्थिति के कारण अरब सागर में पवन की गति तेज होती है तथा सतह से प्राप्त ऊष्मा को यह शीघ्रता से दक्षिण की ओर गहरे समुद्र में पहुंचा देती है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर पवन धीमी गति से चलती है और सतह से प्राप्त ऊष्मा को आसानी से हटा नहीं पाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि अरब सागर में चक्रवात की घटना न होती है, आती है। वास्तव में जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की बारंबारता अधिक अनिश्चित हो गई है और इस बार अरब सागर में भी बहुत से भीषण तूफान आए तथा चक्रवातों से होने वाले नुकसान में भी वृद्धि हुई है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त कारकों के कारण भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चक्रवात से प्रभावित होता है। क्लियर है। आशा करते हैं कि आपका हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।